चलिए साउंड। ये सब मूल में है, जब हुआ था तब। वर्तमान में सब बढ़ा हुआ है क्योंकि संविधान में संशोधन हुआ है और संशोधन के बाद 105 को संशोधन हुआ, तो कुछ तो ऐड हुआ है ना, तो गलत लिखा है, हटा दीजिएगा उसको। चलिए हो गया। चलिए वाइस मिल रही है सभी लोगों को पीछे, और मिल रहा है, और थोड़ा सा दीजिएगा। चलिए, और सभी लोग थोड़ा शांति स्थापित कर लीजिए अब। चलिए आइए, तो हम लोग देख रहे थे नागरिकता, है ना, जो कल बैटरी डाउन है क्या, ऑन है? चलिए, वॉइस नहीं मिल रही पीछे। अभी ठीक है? अभी हाँ, ये ठीक है, ठीक है। चलिए, अभी मिल रहा है ना सभी लोगों को आवाज? आगे तो मिल रहा होगा, पीछे क्या यहां पे रख रहे तब जा रहा है? नहीं रखे पर तो का हो, हाँ बैटरी है चार्ज, ये तो आराम से यार। चलिए, अभी अभी मिल रहा है जी? अभी ऐसे ही रखे पर तो, हाँ चलिए, अभी ठीक है। आइए, तो हम लोग देख रहे थे नागरिकता, है ना, सिटीजनशिप। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे नागरिकता। नागरिकता का चर्चा संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में है ना। तो जिसमें हम लोग देख रहे थे कि आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 ये बताता है कि हाउ टू अचीव इंडियन सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, इसकी चर्चा अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 में है ना। इसके अलावे जो आर्टिकल 9 और 10 है, यह बताता है कि भारत की नागरिकता कैसे समाप्त हो जाएगी, कैसे खत्म हो जाएगा। और आर्टिकल 11 है, यह बताता है कि इस नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है ना। पार्लियामेंट है पावर टू लॉ लेजिस्लेट रिलेटेड टू सिटीजनशिप, है ना। तो ये जहां पर इस तरह की चीजें हैं, तो 5, 6, 7, 8 हम लोग देख चुके थे। 5 कह रहा था कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, 6 कह रहा था पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता, 7 कह रहा था भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, और 8 कह रहा था बच्चों की नागरिकता, ठीक है। और 9 और 10 नागरिकता समाप्त होने के बारे में है। तो 9 कह रहा था कि दोहरी नागरिकता की स्थिति में समाप्त हो जाएगी, मतलब कि भारत की नागरिकता आपके पास है, लेकिन इसके साथ अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो ऐसे में भारत की नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी।
और दूसरा है 10। अभी हम लोग को 10 देखना है ना, तो लिखेंगे आर्टिकल 10। लिख लेंगे कि दुर्व्यवहार के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, दुर्व्यवहार के आधार पर संसद के द्वारा, दुर्व्यवहार के आधार पर संसद के द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। दुर्व्यवहार के आधार पर संसद के द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ मिसबिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ मिसबिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ misbehavior, on the basis of misbehavior, citizenship have been removed by the parliament, citizenship have been removed by the parliament। अगर कोई दुर्व्यवहार करता है, अगर कोई ऐसा आचरण करता है जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा होता है, या फिर भारत की संस्कृति, भारत की गरिमा या भारत की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति में संसद कानून बना करके उसकी नागरिकता छीन लेगी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है जिससे भारत की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचती हो, भारत का मान हानि होता हो, तो ऐसे में उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी आदमी आया हुआ है भारत, है ना, विदेशी मतलब कि कोई राष्ट्राध्यक्ष आया हुआ है, ठीक है, और उसके साथ भारत का नागरिक कोई मिसबिहेव कर दिया, है ना, उसके ऊपर पत्थर फेंक दिया या उसके साथ दुर्व्यवहार किया, तो इससे क्या होगा? इससे अंततोगत्वा किसकी शिकायत होगी? भारत की होगी कि बाहर का राष्ट्राध्यक्ष भारत गया था, वहां के लोगों ने उसका सम्मान नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मिसबिहेव या दुर्व्यवहार करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा, है ना, उसके ऊपर जो है सो एक्शन ले लिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि दुर्व्यवहार किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, यह भी हो सकता है कि मान लीजिए कि भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है, ठीक है, या चाइना के साथ युद्ध चल रहा है, और ऐसा में कोई व्यक्ति है जो सूचना शेयर कर रहा है ना, भारत में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहां पे क्या प्लानिंग हो रही है, कि कोई आदमी जाकर के बता रहा है पाकिस्तान को, है ना, तो ऐसे में क्या, तो देशद्रोह है। तो ऐसा कोई भी काम जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचे, या फिर ऐसा कोई काम जिससे भारत की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचे, तो ऐसा कोई काम यदि कोई भी करता है तो ऐसे में भारत की संसद कानून बना करके उसकी नागरिकता छीन सकती है। क्लियर है, समझ रहे हैं? तो 9 है, दोहरी नागरिकता की स्थिति में आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, है ना, दोहरी नागरिकता की स्थिति में आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। और 10 है कि संसद जो है ना, पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है, तो कानून बना करके आपकी नागरिकता छीन सकती है। क्लियर है, समझ रहे हैं? तो ये कब छीनेगी? जब आप कोई दुर्व्यवहार करेंगे, अगर आप कोई मिसबिहेव करेंगे तब। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दुर्व्यवहार करेंगे जिससे भारत की मान, सम्मान, प्रतिष्ठा या फिर भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचेगा तब। ओके, उसके बाद है आर्टिकल 11 जो है वो बेसिकली कहता है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। लिख लेंगे, नागरिकता के संबंध में 11, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। पार्लियामेंट हैव पावर टू लॉ लेजिस्लेट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट हैव पावर टू लॉ लेजिस्लेट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट के रिलेशन में कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए कि ये जैसे कि आप लिख रहे हैं फंडामेंटल या फिर सिटीजनशिप, है ना, नागरिकता,
है ना, कि अगर इन सब मामलों में अगर कानून बनाना होगा तो कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ठीक है, किसी का नागरिकता छीनना है या किसी को भारत का नागरिकता देना है तो इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा काम नहीं कर सकता है। कोई राज्य चाहे कि किसी को नागरिकता देने का कानून बना दे या कोई राज्य चाहे कि किसी का नागरिकता छीन ले तो ये उसके बस का बात नहीं है। नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून अगर बनाना होगा तो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी, है ना। पार्लियामेंट है पावर टू लॉ लेजिस्लेट रिलेटेड टू सिटीजनशिप, है ना। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। और संविधान में यह लिखा भी गया था कि नागरिकता के संबंध में जो ये प्रावधान संविधान में 5 से 11 तक किया गया है, ये टेम्पररी टाइप का प्रावधान है ना। यह जो प्रावधान है वो अस्थायी तौर का है ना। संसद जो बनाएगी उसी को अंतिम प्रावधान माना जाएगा और उसी के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, छीनी जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद जो है इसी आर्टिकल 11 का प्रयोग करते हुए संसद ने नागरिकता के संबंध में कानून बनाया। उसको बोलते हैं नागरिकता अधिनियम 1955, है ना। तो यहां तक आर्टिकल में किसी को दिक्कत, कोई समस्या? समझ रहे हैं ना सभी लोग कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्या कहता है? क्लियर है? तो आगे हम लोग को देखना है नागरिकता अधिनियम 1955। सभी लोग हेडिंग बनाएंगे, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 देखिए, लिखेंगे कि नागरिकता अधिनियम 1955 भारत की संसद के द्वारा बनाया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 भारत की संसद के द्वारा बनाया गया है। किसने बनाया है? संसद ने। नागरिकता अधिनियम 1955 भारत की संसद के द्वारा बनाया गया है, जो नागरिकता देने और समाप्त करने, जो नागरिकता देने और समाप्त करने के संबंध में प्रावधान करता है। जो नागरिकता देने और समाप्त करने के संबंध में प्रावधान करता है। ठीक है, जो नागरिकता देने और समाप्त करने के संबंध में प्रावधान करता है। ठीक है, देखिए कि इसमें क्या है, तो एक तो प्राप्ति का है ना, कि हाउ टू अचीव इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, एंड ऑल्सो डिस्कस हियर हाउ टू रिमूव इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि समाप्ति। इसमें दोनों बताया गया है कि कैसे आपको भारत का नागरिकता मिलेगा और साथ में यह भी बताया गया है कि कैसे भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। इस एक्ट को प्रिंसिपल एक्ट कहा जाता है। नागरिकता के संबंध में इस एक्ट को प्रिंसिपल एक्ट कहते हैं, क्योंकि अगर आपसे प्रश्न बने कि भारत में नागरिकता के संबंध में यदि कुछ भी प्रावधान करना है तो किस दस्तावेज को देखा जाता है या किस डॉक्यूमेंट को देखा जाता है, तो नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को नहीं, नागरिकता अधिनियम 1955 को। क्योंकि संविधान ने इसको अधिकार दिया था संसद को कि वो कानून बनाए और उसी का बनाया हुआ कानून मान्य होगा। तो 1955 में संसद ने कानून बना दिया। उसके बाद से नागरिकता के संबंध में जो कुछ भी नया चीज ऐड हुआ है वो सब इसी में संशोधन हुआ है। इसलिए देखिए इसमें नहीं लिखा हुआ है संविधान संशोधन, लिखा हुआ है कहीं
नहीं, केवल लिखा हुआ नागरिकता अधिनियम, क्योंकि यह संविधान में संशोधन नहीं है, अलग से ही एक कानून ही बना है नागरिकता के संबंध में, ठीक है। तो इसलिए यहां पर इस चीज को ध्यान रखना है, ओके, कि क्या है, प्रिंसिपल एक्ट है और ये नागरिकता समाप्ति और नागरिकता प्राप्ति के बारे में प्रावधान करता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो नागरिकता समाप्ति और नागरिकता प्राप्ति के संबंध में प्रावधान करता है ना। तो यहां जो है, अब देखिए कि प्राप्ति जो है उसमें ये 5 टाइप बताया है जिससे नागरिकता भारत में प्राप्त होगा, है ना, ऐसा ही लिखेंगे ना। नागरिकता जो है वो 5 तरीके से प्राप्त हो सकता है, ठीक है, 3 तरीके से नागरिकता समाप्त हो सकता है। हाँ बोलिए। हाँ है, बैठ जाइए। बिल्कुल प्रावधान था। अभी जो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्या था, वही था। उसमें वही कहा गया था कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, वही सब चीज था, लेकिन वो अस्थायी तौर पे बनाई गई व्यवस्था थी। उसमें कहा गया कि भाई संसद जब बनाएगी तो वही परमानेंट सिस्टम लागू रहेगा। तो 1955 से पहले जो भी होता था वो संविधान में लिखा हुआ बात के आधार पे होता था। 55 के बाद से इस कानून को देखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो नागरिकता प्राप्ति के 5 साधन हैं। कौन कौन से, तो लिख लेंगे। पहला जन्म, यानी कि बर्थ के आधार पर, ठीक है। दूसरा वंश के आधार पर। तीसरा पंजीकरण, यानी कि रजिस्ट्रेशन। चौथा प्रकृतिकरण, यानी कि नेचुरलाइजेशन। और तीसरा 5वां क्षेत्र समाविष्टि। क्षेत्र समाविष्टि, ठीक है। बर्थ, ठीक है, बर्थ के आधार पर, डायनेस्टी के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, नेचुरलाइजेशन के आधार पर एंड ऑक्युपाइड एरिया के आधार पर, ठीक है। इस 5 आधार पर क्या हो सकता है, तो नागरिकता मिल सकती है ना। इन 5 आधार पर नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। और 3 गो आधार पर नागरिकता समाप्त हो सकता है, ठीक है। 3 गो आधार पर नागरिकता समाप्त हो सकता है। तो समाप्त करने का जो आधार है वो पहला है एक समाप्ति, रिमूव कर दिया जाएगा, है ना। दूसरा है कि वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। और तीसरा है कि त्याग, रिजाइन, है ना, कि कोई रिजाइन कर सकता है, ठीक है। समाप्ति, वंचित और त्याग, 3 आधार पर, ठीक है। 3 आधार पर क्या हो सकता है, तो नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब 5 आधार पर क्या होगा, नागरिकता मिलेगा, ओके। तो ये 5 आधार तो एकदम आपको ध्यान रखना है कि 5 आधार पर नागरिकता आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो 5 आधार कौन हो सकता है नागरिकता मिलने का, जन्म, वंश, पंजीकरण, प्रकृतिकरण, क्षेत्र समाविष्टि, है ना। सब बताएंगे। जन्म बता दिए कि क्या हुआ, जन्म समझते हैं कि क्या होगा, नहीं समझते होंगे ना अभी भी। खाली जन्म से मामला नहीं बनेगा, इसमें बहुत लोचा है, सब बताएंगे अभी। और तीसरा नंबर पे, चौथा नंबर पे है प्रकृतिकरण, ठीक है। तो ये 5 बेसिस है ना। इस 5 बेस के आधार पर क्या होगा, आपको नागरिकता मिलेगा, ठीक है। और 3 बेसिस है जिसके आधार पर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो 3 आधार पर नागरिकता खत्म हो जाएगा, ओके। और बाकी ये 5 आधार पर नागरिकता आपको दिया जाएगा, मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यह क्या है और किस प्रकार से है। तो देखिए, जन्म, वंश, पंजीकरण, प्रकृतिकरण और क्षेत्र समाविष्टि, एकदम ध्यान रखना है। जन्म, वंश, पंजीकरण,
प्रकृतिकरण, क्षेत्र समाविष्टि। ठीक है, ये 5 बेस पर क्या होगा, नागरिकता मिलेगा। ठीक है, समाप्ति, वंचित और त्याग, इससे क्या होगा, नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको रिमूव्ड कर दिया जाएगा, डिप्राइव्ड कर दिया जाएगा और रिजाइन कर देंगे आप तो स्वयं खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीका बताता है और नागरिकता समाप्त होने का 3 तरीका बताता है। क्लियर है? अब देखिए, अब इसमें मामला है जन्म का, है ना, कि जन्म से नागरिकता कैसे मिलता है। तो 1955 का जो एक्ट बना, उस एक्ट में कहा गया कि जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता आपको दी जाएगी, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ इंडियन सिटीजनशिप आपको दे दिया जाएगा और आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है आप इसको देखेंगे कि ये क्या है। तो देखिए, अभी तक लगभग 7 बार नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है। ठीक है, लिख लेंगे कि अभी तक लगभग 7 बार नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है। अभी तक लगभग 5 बार, 7 बार, सॉरी 7 बार, अभी तक लगभग 7 बार नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है। ठीक है, कब कब, तो लिख लेंगे दो 2005 के बाद एक लिख लेंगे 2007। हाँ, 86, 92, 2003, 2005, 2007, 2015, 2019। ठीक है, ओके, 2005 के 2007। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखिए, तो ये इतना बार जो है वो क्या हो चुका है, अमेंडमेंट्स हो चुका है। ठीक है, ओके, तो यह जो है, हाँ, लास्ट 2019, 2007, 2015, उसके बाद 2019, है ना। तो अभी तक लगभग 7 बार जो है वो संशोधन हो चुका है। ठीक है, तो लिखेंगे पहला, अब लिखेंगे जन्म, लिखेंगे कि भारत में जन्म के आधार पर, भारत में जन्म के आधार पर, हाँ, भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाती है। ठीक है, भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, है ना, कि यदि किसी का जन्म भारत में हुआ है तो उसको नागरिकता दिया जाएगा जन्म के आधार पर। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे नोट करके कि नागरिकता अधिनियम 1955 में, नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन, नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन 1986 में हुआ था। 1986 में हुआ था। ठीक है, पहली बार संशोधन 1986 में हुआ था, और वो भी जन्म वाले कॉलम में, वो भी जन्म वाले कॉलम में या जन्म वाले व्यवस्था में। ठीक है, हाँ, जन्म वाले व्यवस्था में। ठीक है, कॉलम में।
ओके, अच्छा 1 मिनट थोड़ा वेट करेंगे आप लोग, बहुत सारा। क्या जी, चलिए शांत हो जाइए, चलिए। तो कहते ना कि भाई कब किसका फोन उठेगा और नहीं उठेगा, कब उसको रिप्लाई दिएगा, ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है ना जी। बहुत सारा कॉल्स आता है तो हम लोग इग्नोर करते रहते हैं ना, कोई बात नहीं है ना। और कुछ कुछ ऐसा होता है ना कि भाई उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते ना, समझ रहे हैं। लेकिन 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 हम जो कह रहे हैं वो अब आप लोग दूसरा जगह पहुंच रहे हैं। दूसरा 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 जगह पहुंचने का जरूरत नहीं है ना, क्योंकि दूसरा जो है नहीं। अब एगो अब फ्रेंड है ना, तो उसका क्या है कि अभी आया हुआ है पटना, उस लोग का हॉर्स राइडिंग का ट्रेनिंग चल रहा है, डीएसपी लोग का पटने में, वहाँ है ना। राजगीर में से ट्रेनिंग होता है, तो अभी तो बार बार फोन कर रहा था, 4-5 को कर दिया। हम बोले अब उठा लेते हैं भाई, अभी ओकरा हो गया, हमारा नहीं भेले सिलेक्शन हुआ है ना, कहीं काम लगता हो तो हम फोन करेंगे तो वो नहीं उठाएगा। तो पूछ लिए, तो बोला कि भाई आए हुए हैं पटना में। हम ठीक है, तो आइए 10-11 बजे के आसपास में, है ना। बार बार कर रहा था, तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग होता है कि भाई कि बहुत सारा आता रहता है तो हम लोग इग्नोर करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, है ना। लेकिन कुछ कुछ ऐसा आता है कि लगता है कि नहीं भाई इसको इग्नोर करना ठीक नहीं है ना। अब है कि अब उसमें है कि अब कुछ किसी का कुछ निजी जीवन का मामला होता है ना, और कोई कोई होता है कि सार्वजनिक जीवन का मामला होता है ना। खैर, तो यहां पर आप देखिए कि ये क्या है, तो जन्म, वंश, पंजीकरण, प्रकृतिकरण और क्षेत्र समाविष्टि, है ना। तो इन सभी चीजों पर में पहला बार संशोधन जन्म वाले कॉलम में हुआ 1986 में,
और उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थी। ठीक है, संशोधन क्या हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा एक गलती हुआ था, ब्लंडर मिस्टेक हुआ था, और मिस्टेक किसी को जल्दी समझ में नहीं आ रहा था कि मिस्टेक हुआ क्या था, है ना। देखिए दिक्कत क्या हुआ था। 1955 का नागरिकता अधिनियम कहता है कि जिसका भी जन्म होगा भारत में उसको भारत का नागरिकता दे देंगे। ठीक है, अब पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया या अन्य देश हो गए जो थोड़ा मतलब उतने सक्षम देश नहीं थे, अब उनको था कि भाई आसानी से भारत का नागरिकता कैसे मिले। तो देखा कि भारत के संविधान में एक नियम बन गया कि जन्म से नागरिकता दे देंगे, जिसका जन्म होगा इंडिया में उसको जन्म से नागरिकता मिल जाएगी। अब ये सब क्या करता था कि अपना देश में शादी वादी किया, है ना, पूरा प्रोग्राम अपना देश में बनाता था। अब प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए इंडिया आ जाता था, भारत सरकार से वीजा लेता था कि हमको ताजमहल देखना है। सरकार सोचती कोई बात नहीं, नया नया शादी हुआ है तो आ रहा होगा ताजमहल देखने, है ना। कोई कहता था हमको कुतुब मीनार देखना है, कोई कुछ देखने के चक्कर में आता था। तो वो वीजा तो 2 आदमी को लेट होता था। अब सरकार को कहां पता कि वो 3 गो है ना, सरकार को तो बात पता नहीं था। अब वो सब आता था इंडिया में, इंडिया में आता था ताजमहल घूमने के लिए, मालूम चला कि बच्चा हो गया इंडिया में। अब जैसे इंडिया में बच्चा होता था, अब वो बचवा के आधार पर सब चल जाता था होम मिनिस्ट्री में। आप कहता था कि सरकार देखी नहीं, वो तो गड़बड़ हो गया। सरकार कभी पगला गड़बड़ हो गया कि तुम गड़बड़ करने में किया था जी, है कौन गड़बड़ है, ये थोड़ा ना अपने से हो जाता है, पगला, ये तो पूरा आपका अपना प्लान है। और अब कोई कहे कि तो मतलब पढ़ा लिखा इतना समाज इतना आगे बढ़ गया, इसके बाद भी अगर कोई कहता है कि गड़बड़ हो गया तो पिटाने का काम करता है कि नहीं करता है जी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई साइंस विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, फिर भी इस तरह का बात। तो कहता था कि अब देखिए आपका कानून कहता है कि जन्म के आधार पर नागरिकता देंगे, तो हमारा बच्चा जो है वो आपके यहां हुआ है तो उसको नागरिकता चाहिए। उसके बेसिस पर बचवा को अनाथ नहीं छोड़ देंगे यहां पर, तो बच्चा को दीजिएगा तो माता पिता को नहीं दीजिएगा, माता पिता को भी दीजिए। तो एक बच्चा के आधार पर माता पिता को भी भारत का नागरिकता मिल जाता था, है ना। अब इस चक्कर में 1955 से 86 के बीच में लगातार भारत का जनसंख्या तेज गति से बढ़ने लगा। कोई आता था और यहां पर अपना जो है सो अपना उसको बच्चा होता था, और उसके बाद वो कहता था कि भाई हम नागरिकता दीजिए। सरकार को समझ में नहीं है कि भाई इतना तेज गति से भाई कैसे ही फर्टिलिटी रेट इंडिया में बढ़ने लग गया। तो कहने का मतलब यह है कि बाद में राजीव गांधी सरकार जब आई, है ना, इंदिरा गांधी के बाद, उनको समझ में आया कि अच्छा मामला यहां पर फंसा हुआ है ना, मामला जो है वो कहां फंसा हुआ है, तो जन्म के विषय पर फंसा हुआ है। यहां पर जो लोग हैं वो जन्म के आधार पर तमाम तरह की दिक्कतें जो है वो हो रही हैं, और उसके बेसिस पर ये लोग क्या कर रहे हैं, दिक्कत फैला रहे हैं। ठीक है, तब हुआ कि भाई अब इसमें क्या किया जाए, कुछ सुधार किया जाए, है ना। तो सुधार करने के लिए इसमें संशोधन किया गया। इसमें कहा गया 1986 में जो संशोधन हुआ जन्म वाले कॉलम में, तो कहा गया कि जन्म के आधार पर तो हम नागरिकता देंगे, लेकिन जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। अभी नहीं होगा कि अपना देश में प्रोग्राम बनाइए और ला करके लॉन्च कर दीजिए। अब पगला सब एक काट ढूंढ लिया, अब सोचा कोई बात नहीं, वही देश में आएंगे, वही प्रोग्राम बनाएंगे और वही लॉन्च करेंगे। ऐसा ऐसा सब काट निकालता था। तो पहले तो 86 में हुआ संशोधन, है ना। तो 86 में कहा कि भाई अब खाली जन्म जो होगा तो उसके आधार पर नहीं देंगे, 86 तक जन्म के आधार पर देते थे। अब कहा कि जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तब जाके उस बच्चा को हम भारत का नागरिकता देंगे, और फिर उसका जो भी एक माँ या बाप जो भी विदेशी होगा उसको भी नागरिकता दे देंगे, है ना। तो 86 वाला में क्या हुआ, वहां पर लिख लीजिएगा संशोधन में, उसमें कहा गया कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए।
ठीक है। ओके, तो यहां पे देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, कोई भी मदर फादर में से कोई एक जो है वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। ये 86 में कहा गया, 86 से पहले ऐसा नहीं था। 86 में क्या था, बस जन्म भारत में हो जाए। तो जब जन्म भारत में होने का बात तो वही था कि वो तो अपने देश में लोग रहता था, शादी विवाह अपने देश में किया, अब बच्चा यहां इंडिया में होता था, है ना, कहता था कि अच्छा हेल्थ सर्विस के लिए इंडिया आ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा हेल्थ सर्विस करने की, भाई इंडिया में बढ़िया डॉक्टर है तो वहां पे इलाज कराएंगे। ठीक है, आता था, इलाज के दौरान अगर यहां बच्चा हो गया तो फिर कहता था कि भाई अब हमको जैसा नागरिकता दे दीजिए। ठीक है, तो 86 में संशोधन करके कहा गया कि अब जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का ही अगर होगा तब उसके बच्चा को हम भारत का नागरिकता देंगे। ठीक है, 86 में किया गया। तो थोड़ा बहुत तो कंट्रोल हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसका भी काट सब ढूंढ लिया। अब सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, हमको तो भारत का नागरिकता लेना है तो हम चलते हैं इंडिया। इंडिया अब सिंगल ही आता था, है ना, सिंगल आया कोनो कोनो पर्पज से, है ना, यहां कमाने या यहां पर मान लीजिए पढ़ने या अन्य किसी भी मोटिव से इंडिया में आया। ठीक है, आया और अब यहां पर अपना लग गया सेटिंग के चक्कर में, है ना, कि कहीं को कोई मिल जाए, है ना। अब वो अपना देखा कि भाई अब ठीक ठाक सेटिंग हो गई, उसके बाद कर लेता था विवाह, विवाह के बाद होता था बच्चा। अब फिर भारत सरकार के पास पहुंचता था कि अब आपने जो कानूनवा बनाए हैं उसके हिसाब से देखिए, हम कोई दिक्कत नहीं है, हम सिंगल ही आए हैं, यहां से आके डबल हो गए, है ना, तो अब दीजिए नागरिकता। भारत सरकार बोली गजब दिमाग लगा रहा है सब भाई, सब तो सरकारों से आगे सोच रहा है ना। तो फिर वो सरकार को संशोधन करना पड़ा, इस जन्म वाले कॉलम में सरकार को फिर संशोधन करना पड़ा। ई वाला संशोधन 2003 में हुआ, है ना, जन्म के कॉलम में। ठीक है, तो लिखेंगे कि 2003 में नागरिकता अधिनियम 1955 में फिर से संशोधन किया गया, फिर से संशोधन किया गया। ठीक है, फिर से संशोधन किया गया 1955 में, फिर से संशोधन किया गया और कहा गया कि जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरे के पास वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट, और दूसरे के पास वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट, वैध प्रमाण पत्र, वैध प्रमाण पत्र, वैलिड डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब ये हुआ कि यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि किस प्रकार से जो है यहां पर चीजों को स्थापित किया जाएगा, व्यवस्थित किया जाएगा, उस संबंध में प्रश्न यहां पर आपको पूछा जा सकता है कि 2003 में क्या संशोधन हुआ। तो माता पिता वाला बात तो कर दिया गया था 1986 में ही कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा तब देंगे, लेकिन यहां पर दिख रहा था कि आता था सब पढ़ने के लिए और कर लेता था शादी, है ना, या फिर वहां से मान लीजिए कि किसी तरीके से चोरी छिपे भाग भूग के आया, है ना, जैसे कि शरणार्थी का समस्या बहुत है हमारे देश में, है ना, कोई बांग्लादेश से घुस जाता है, कोई पाकिस्तान से घुस जाता है, कोई अफगानिस्तान से घुस जाता है ना,
जहां जहां हम स्थलीय सीमा साझा करते हैं वहां से ज्यादा दिक्कत होता है कि लोग अपने देश से निकल करके हमारे देश में आ जाते हैं। तो ऐसे लोग के पास तो डॉक्यूमेंट नहीं ना होगा, और डॉक्यूमेंट नहीं होगा, यहां आया विवाह शादी कर लिया तो बच्चा हो जाएगा, तो कहेगा कि भाई हमको दे दीजिए नागरिकता बचवा के आधार पर। तो सरकार ने कहा कि नहीं, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट, यानी कि आप अपने देश से किस उद्देश्य से आए हैं, सही तरीके से आए हैं कि नहीं, आने के लिए भारत सरकार से वीजा लिए हैं कि नहीं, ये सब एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के हम आपको नागरिकता ऑफर करेंगे, अन्यथा नागरिकता ऑफर नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब कानून बना तब कहा गया था कि जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद कहा गया कि जन्म के साथ साथ जो है अब क्या है कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। यह 86 में कहा गया और 2003 में कहा गया कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक तो होना चाहिए, अब दूसरा जगह होगा, वो चाहे मां हो या फिर वो पिता हो, तो उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपने देश से भाग के आया हो, चोरी छिपे आया हो, भारत सरकार से परमिशन ना लिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है, समझ रहे बात को सब लोग? तो ये चीज जो है जन्म वाला कॉलम में हुआ था यहां पर। ठीक है, तो उसके बाद आता है बात वंश का, है ना, कि वंश के आधार पर भी भारत की नागरिकता ऑफर की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे। हाँ जी, क्या क्या जी? हाँ हाँ बोलिए। हाँ नहीं, कैसे, जरूरी थोड़ी है कि उस वहां पे प्रमाण पत्र रहता ही था। कोई आदमी किसी इंडिया में, तो जब बांग्लादेश बना तो अवैध प्रवासियों का बहुत बड़ा समस्या था इंडिया के साथ। क्या कहां का नागरिकता नहीं रहेगा तो? हाँ 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 हाँ, बैठिए। 2003 जो है वो कह रहा है कि लीगल डॉक्यूमेंट, भाई अब कोई अपने देश में किसी तरीके से आ सकता है ना, इंडिया में सब लोग ऐसे ही रह रहा है। इंडिया में भी 2019 का जो कानून बना है वो कौची के लिए बना है? बहुत सारा लोग ऐसा है ना जो इंडिया में आके बहुत दिन से रह रहा है, परिवार यहाँ पे रखा हुआ है अपना, सब कुछ सुविधा ले रहा है, लेकिन भारत का नागरिक नहीं है, वो आज सारा सुविधा उठा रहा है। तो किसी स्थिति में वहां से अपने देश से आ गया और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, इसीलिए ना कह रहा है कि एनआरसी कराएंगे। एनआरसी का मुद्दा क्या है? एनआरसी में यही चेक किया जाएगा कि लीगल डॉक्यूमेंट है कि नहीं। तो लीगल डॉक्यूमेंट उस समय चेक नहीं होता था, है ना, उस समय जो है 1986 के अंदर में लीगल डॉक्यूमेंट का प्रावधान नहीं किया गया था। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी का जब सरकार बना तो वहां पे कहा गया कि अब हम लीगल डॉक्यूमेंट चेक करेंगे कि दूसरा कोई आदमी जो है ऐसा ना हो कि वहां से भाग के चोरी छिप करके आया हो, अलग मोटिव से आया हो और यहां आकर के उसका मेन मोटिव हो नागरिकता प्राप्त करने का। तो उसमें हम देखेंगे कि उसका पास लीगल डॉक्यूमेंट्स कुछ है कि नहीं अपने देश का या फिर यहां का, अगर वो दिखा पाएगा तभी नागरिकता ऑफर करेंगे, और अगर भाग के आया होगा तो नहीं करेंगे। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इंडिया में इसे में हैं, अभी भी रह रहे हैं। नागरिकता अधिनियम 2019 जो बना है, संशोधन अधिनियम, उसमें क्या कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग भारत में आ गए हैं, भारत में रह रहे हैं, उनको भारत का नागरिकता देंगे। अलग से लोग को बुला कर नागरिकता देने का प्रावधान उसमें नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि उस समय भी जो लोग आते थे तो बहुत लोग के पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं रहता था, किसी मोटिव से घुस गए देश के अंदर में आकर के और यहां पे नागरिकता प्राप्त कर लेते थे। तो बाद में जैसे जैसे चीजें बढ़ती आगे, देश को व्यवस्था को समझ में आया कि हमको इसमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तब जाकर के यहां पर रूल्स प्रोसीड्यूर 2003 में तैयार किया गया और उसमें कहा गया कि माता पिता में से कोई एक तो इंडिया का होना ही चाहिए, दूसरा कोई एक व्यक्ति जो होगा उसके पास लीगल प्रमाण पत्र होना चाहिए, वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए कि वो किस मोटिव से आया है, इंडिया में कहां रह रहा है, क्या काम कर रहा है। ये सब चीज अगर भारत सरकार निश्चिंत होती जानते तब जाकर उसको नागरिकता ऑफर करेगी, अन्यथा ऑफर नहीं करेगी। नेक्स्ट आइए वंश के कॉलम में। उसके बाद जो अमेंडमेंट हुआ वो वंश वाले कॉलम में अमेंडमेंट हुआ। तो वंश के कॉलम में क्या हुआ लिखेंगे कि 1992 में 1992 में 1992 में नागरिकता अधिनियम 1955 में 1992 में नागरिकता अधिनियम 1955 में
1955 नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। ठीक है, संशोधन किया गया। ओके, संशोधन किया गया। ठीक है, जिसमें यह कहा गया कि वंश का मतलब माता और पिता दोनों से है। वंश का मतलब माता और पिता दोनों से है। ठीक है, ओके। देखिए अभी किसका टाइम हो गया जी? अभी तो टाइम नहीं हुआ है। आइए अब देखिए, तो ये वंश वाला कॉलम में अमेंडमेंट हुआ कब? 1992 में। इसमें कहा गया कि वंश का मतलब माता और पिता दोनों से है। ठीक है, तो वंश का मतलब माता पिता दोनों से, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए हम लोग के देश में क्या होता है जी, हम लोग का देश पैट्रियार्की सोसाइटी वाला देश है। इसको बोलते हैं पितृसत्तात्मक समाज, जिसमें क्या होता है कि वंश का मतलब पिता से माना जाता है ना। देखते हैं ना, जब क्या होता है कि विवाह हो जाता है लड़की का, तो उसके बाद उसका टाइटल, उसका सब कुछ तो चेंज हो जाता है ना। और उसके बाद जो भी उसके बच्चे होते हैं वो सब तो पिता का नाम वाला टाइटल यूज करते हैं। तो माँ का तो आइडेंटिटी खत्म हो गया है ना। तो और आइडेंटिटी क्या, माँ का भी अपना आइडेंटिटी बदल जाता है, वो पिता वाला आइडेंटिटी उसका हो जाता है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे देश में पितृसत्तात्मक समाज है, पैट्रियार्की सोसाइटी है ना, पुरुष प्रधान समाज है। ठीक है, इस वजह से पुरुषों का यहां पर वो उस तरह से प्रभुत्व स्थापित रहता है। तो ये तो आम समाज में ऐसा चलता है। लेकिन यहां आप देखेंगे कि जो आपका स्थिति है कि देश का संविधान तो कहता है कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, है ना। देश का संविधान कहता है कि जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान के भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये वाला भेदभाव हो रहा था देश में, और ये बड़े लंबे समय तक हुआ। लोगों को, मतलब महिलाओं को, लड़कियों को समझ में नहीं आया, बाद में समझ में आया, है ना। इसमें स्थिति ऐसी थी कि जैसे मान लीजिए क्योंकि भारत का कोई लड़का है, ठीक है, ये गया विदेश, है ना, पढ़ने के लिए या कमाने के लिए, कुछ भी करने के लिए गया, ठीक है। वहां गया, वहां उसका अपना कुछ मान लीजिए कि कोई चक्कर वक्कर हो गया, है ना, कोई अफेयर हुआ, और अफेयर के बाद उसने शादी कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बच्चा होगा, तो अगर वो चाहे तो अपनी नागरिकता के आधार पर अपने बच्चों को भारत का नागरिकता दिलवा सकता है, क्योंकि वो भारत का है ना। भले मां विदेशी है, लेकिन उसका वंश क्या होगा? भारत का है ना, वो खुद भारतीय है। इंडियन लड़का कोई बाहर गया, है ना, विदेश गया पढ़ने के लिए या कमाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, वहां उसने विवाह शादी कर लिया, वहां बच्चा हुआ, तो अगर वो चाहे कि अपने नागरिकता के आधार पर अपने बच्चा को भारत का नागरिकता दिलवा दे तो दिलवा सकता था। कारण कि हम लोग यहां वंश के आधार पर मिलता है, तो बच्चा भी कह सकता है कि भाई मेरे पिता जो है वो भारत के हैं, तो हमको उसके आधार पर मिलना चाहिए नागरिकता, तो इसके आधार मिल जाता। लेकिन यही मान लीजिए कि अगर कोई लड़की है भारत की, अगर वो गई बाहर, है ना, वो वहां पर कमा रही है या कोई जॉब कर रही है, कुछ कर रही है, या पढ़ने के लिए गई, है ना, उसका वहां पर कोई अफेयर हुआ, उसने वहां पे शादी किया, और उसके बाद वहां जो बच्चा हुआ, तो अगर वो चाहती कि अपने वंश के आधार पर बच्चा को भारत का नागरिकता दिलवाए तो नहीं मिलता उसको। कारण कि वंश का मतलब पिता होता है, ये माना जाता था, है ना। 1992 में जब ये समझ में आया महिलाओं को, तो उन्होंने बड़ा आंदोलन किया और उन्होंने कहा कि भाई ये क्या बात हुई, है ना, देश का संविधान कहता है कि बराबरी का दर्जा देंगे, है ना, तो फिर ऐसा क्यों? वंश का आधार केवल पिता से क्यों, माता से क्यों नहीं, है ना। तो जब आंदोलन हुआ तो फिर इसमें संशोधन हुआ। उस समय देश में सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की, और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने अमेंडमेंट किया और उन्होंने कह दिया कि वंश का मतलब केवल पिता नहीं बल्कि माता भी है। मतलब कि वर्तमान का सिचुएशन ऐसा है कि मां भी अगर चाहे, कोई भारतीय मां है, वो चाहे कि अपने आधार पर अपना बच्चा को भारत का नागरिकता दिलवा दे तो दिलवा देगी। और ये 1992 के बाद से हुआ है, उससे पहले नहीं। उससे पहले केवल
पिता के आधार पर मिलता था। अब क्या है कि माता और पिता दोनों के आधार पर मिलता है। बताइए समझ में कि अब 1992 से पहले केवल पिता के आधार पर और उसके बाद से माता पिता दोनों के आधार पर। ठीक है, इसका मतलब यह है, यह भी है कि संविधान बराबरी का दर्जा देता है। तो अगर कोई चाहे, है ना, अगर कोई मां जिद पे अड़ जाए कि हमारा बच्चा हमारे टाइटल यूज करेगा, है ना, वो मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना, लेकिन ये उसका उनका संवैधानिक अधिकार है। तो इसके लिए तो पहले माता को तो पहले अपना टाइटल बचा के रखना पड़ेगा, है ना, माता को तो पहले अपने टाइटल में बचा के रखना पड़ेगा जी। नहीं तो पहले क्या होता है, पहले तो माता अपना ही टाइटल छोड़ देती है ना। जैसे विवाह होता है उसके बाद क्या होता है, जो पति महोदय होते हैं, है ना, उनका वाला टाइटल यूज करना पड़ता है ना। तो अगर बच्चा को अपना टाइटल देना है तो पहले अपना टाइटल खुद ही यूज करना पड़ेगा, है ना, कि भाई ठीक है विवाह हो गया तो क्या मसला है, कोई बात नहीं, है ना, तुम अपना टाइटल रखो, हम अपना टाइटल रखते हैं। दो का बच्चा होगा तो एगो तुम्हारा वाला टाइटल रखेगा, एगो हमारा वाला रखेगा, है ना। मतलब आपसी मतलब आप संयोजन स्थापित करके रख सकते हैं, है ना। हालांकि खैर ये सब संविधान का बात है, इससे परिवार टूटना नहीं चाहिए, है ना। मेन है कि परिवार एक साथ रहे, एक साथ चले, मिलजुल करके चले तो वो ज्यादा अच्छा है ना। हर जगह नियम कानून को लाना भी कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन ये जरूरी है कि भाई सब लोग को अपना अधिकार हो और अधिकार के अंतर्गत सब लोग अपने अपने सुविधाओं का उपभोग करें, है ना, कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है? तो ये वंश के आधार पर माता और पिता को यहां पर मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो है पंजीकरण, है ना, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो पंजीकरण के आधार पर भी नागरिकता दी जाती है। ठीक है, तो लिखेंगे पंजीकरण। तो लिखेंगे कि पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, ठीक है, पंजीकरण के आधार पर भी नागरिकता दी जाती है। पंजीकरण के आधार पर भी नागरिकता दी जाती है। ठीक है, पंजीकरण के आधार पर भी नागरिकता दी जाती है। ठीक है, मतलब यह हुआ कि पंजीकरण करा करके भी लोग भारत का नागरिकता ले सकता है। ठीक है, तो पंजीकरण करा के भारत का नागरिकता कैसे लेगा भाई? तो इसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति, है ना, मतलब कोई भारत का आदमी है, भारत का नागरिक है, ठीक है, और या विदेशी नागरिक है, ठीक है, और उसको भारत का नागरिकता लेना है, ठीक है, तो वो पंजीकरण करा करके भारत का नागरिकता ले सकता है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग समय में अलग अलग ड्यूरेशन था। वर्तमान में इसका 5 वर्ष का ड्यूरेशन है कि 5 वर्ष तक अगर कोई लगातार इंडिया में रह रहा है, 5 वर्ष से अगर कोई लगातार इंडिया में रह रहा है तो वो भारत की नागरिकता डिमांड कर सकता है ना। 5 वर्ष तक अगर कोई लगातार इंडिया में रह रहा है तो, ठीक है, तो लिख लेंगे कि यदि कोई व्यक्ति, हाँ अब 5 है, ठीक है, कि यदि कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक लगातार, यदि कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक लगातार भारत की नागरिकता, यदि कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक लगातार भारत की नागरिकता या भारत में रह रहा है, भारत में रह रहा है, तो वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। तो वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। तो वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, वो प्रूव करेगा, वो दिखाएगा भारत सरकार को। वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, होम मिनिस्ट्री को जब वो अपील करेगा कि हमको नागरिकता चाहिए, तो अपना पूरा डॉक्यूमेंट दिखाएगा कि हम इतना दिन यहां थे, ऐसे ऐसे यहां पर काम किए हैं, ठीक है,
तो उन सभी बेसिस पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसको देखेगी। ठीक है, अब देखिए, ये ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष रह गए तो सब लोग को दे ही देंगे, ये भी नहीं है ना, कि 5 वर्ष रह गए तो सबको दे ही देंगे, ऐसा नहीं है। ये मामला ठीक वैसे ही है जैसे आप लोग का मामला है कि सीटेट क्वालिफाई कर गए, स्टेट क्वालिफाई कर गए, तो जरूरी नहीं है कि राजकर्मी का दर्जा मिल ही जाएगा, उसके लिए पास करना पड़ेगा एग्जाम बीपीएससी वाला। आज ये पास कर तो ओकरा मिलतो, जो नहीं कर तो ओकरा ना मिलतो, है ना। वही मसला है कि यहां पर 5 वर्ष तो नॉर्मल क्राइटेरिया है कि आप इलिजिबल हो गए अप्लाई करने के लिए। अब अप्लाई कीजिए, भारत सरकार जांच करेगी, देखेगी, और उसके परीक्षा में अगर आप पास हो जाएंगे तब वो देगी। कोई कसम नहीं खाई हुई है कि दे देगी एकदम, है ना। जैसे कि आईएएस का एग्जाम फॉर्म डालने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, है ना। तो एक प्रकार से वो क्वालिफिकेशन हो गया। इसका यही मतलब नहीं हो कि सारा ग्रेजुएट जाकर के लाइन में खड़ा हो जाए कि हमको आईएएस बना दीजिए, कैसे कि यही मिनिमम क्वालिफिकेशन है और हम तो ग्रेजुएट हो गए हैं, है ना। तो वो बात नहीं होगा। आपका ये हो गया 5 साल आप लगातार रहे, आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में अपील कीजिए, वो देखेगी डॉक्यूमेंट्स, उसको लगेगा कि हाँ आप ठीक ठाक आदमी है, ठीक तरीके से आप 5 साल तक इंडिया में कंटिन्यू रहे हैं, तो उसके जांच में अगर आप खड़ा उतरेंगे तो नागरिकता ऑफर करेगी, नहीं उतरेंगे तो नहीं ऑफर करेगी, है ना। तो ये उसके अपने स्व विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत आप नागरिकता का डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति लगातार भारत में रह रहा है ना, तो वो चाहे तो इसके लिए क्या कर सकता है, नागरिकता का डिमांड कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आगे लिखेंगे प्रकृतिकरण, नेचुरलाइजेशन, प्रकृतिकरण। ठीक है, नेचुरलाइजेशन। तो लिखेंगे कि भारत के संविधान में या भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में लिखित 22 भाषाओं में से, लिखित 22 भाषाओं में से 22 भाषाओं में से यदि किसी एक भाषा का भी जानकार है, यदि किसी एक भाषा का भी जानकार है, किसी एक भाषा का भी जानकार है, तो प्रकृतिकरण के आधार पर, तो प्रकृतिकरण के आधार पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। तो प्रकृतिकरण के आधार पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो प्रकृतिकरण के आधार पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, यह आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, कि नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, किसके आधार पर, तो प्रकृतिकरण के आधार पर, है ना, नेचुरलाइजेशन के बेस पर। ठीक है, तो अगर मतलब कि जो 22 भाषा उसमें से कोई एक भाषा का जानकार होना चाहिए। ठीक है, तो प्रकृतिकरण के आधार पर, ये इसी में 55 में लिखा हुआ था। ठीक है, कि प्रकृतिकरण मतलब कि नेचुरलाइजेशन, देशीकरण, व्यक्ति मतलब भारत की संस्कृति में रच बच जाए या भारत की संस्कृति के साथ जुड़ जाए, है ना। तो कोई आदमी यदि भारत की संस्कृति के साथ जुड़ गया हो, भारत की संस्कृति को मानने लगा हो, है ना, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करेंगे, तो प्रकृतिकरण के आधार पर नागरिकता दे दिया जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये है। इसके अलावा इसमें यह भी हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति है आज जीवन क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाया हुआ है ना, जैसे मान लीजिए कोई आदमी जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है, और वो आदमी चाहता है कि हमको भारत का नागरिकता मिल जाए, तुरंत भारत सरकार उसको दे देगी नागरिकता प्रकृतिकरण के तहत, क्योंकि नोबेल पुरस्कार मिलने वाला आदमी बहुत योग्य होगा। ये अगर इंडिया में आएगा तो इसकी योग्यता का बहुत ज्यादा लाभ भारत सरकार को मिल सकता है ना।
तो इसलिए ऐसे आदमी को भारत सरकार प्रकृतिकरण के तहत नागरिकता दे देती है। ठीक है, तो अगर आप संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें से किसी एक भाषा के जानकार हैं, है ना, या फिर आप समाज में जीवन में अपने क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा नाम किए हुए हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको भारत की नागरिकता ऑफर कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में भारत की नागरिकता आपको दे दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखना है कि प्रकृतिकरण के तहत नागरिकता यहां पर ऑफर कर दिया जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? उसके बाद है क्षेत्र समाविष्टि, ऑक्युपाइड एरिया, है ना, कि भाई अगर भारत सरकार, जैसे कल कह रहे थे ना, आर्टिकल 2 और 3 हम लोग पढ़ रहे थे, तो 2 में था ना कि भारत सरकार किसी क्षेत्र को शामिल कर सकती है। तो ऐसे अगर ऑक्युपाइड एरिया, क्षेत्र समाविष्टि, अगर किसी क्षेत्र को भारत की सरकार चाहेगी कि उसको अपने साथ मिला ले, तो जैसे वो क्षेत्र भारत में मिलेगा वहां के नागरिक स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे अपने आप। जैसे सिक्किम को हम लोग ने मिला लिया तो सिक्किम के सभी नागरिक स्वतः भारत के नागरिक हो गए। ऐसे ही अगर भारत किसी भी क्षेत्र को, अगर मान लीजिए हम लोग बलूचिस्तान पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, या पाकिस्तान के किसी हिस्से को मिला लेते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि वहां के क्षेत्र को, हिस्सा को अगर हम लोग मिलाते हैं तो वहां का नागरिक स्वतः भारत का नागरिक हो जाएगा अपने आप, है ना, अपने आप को क्या हो जाएगा, तो इंडियन सिटीजन्स जो है वो हो जाएगा, है ना, स्वतः। ठीक है, तो क्षेत्र समाविष्टि का मतलब यह है, लिख लेंगे कि यदि भारत सरकार किसी क्षेत्र को, यदि भारत सरकार किसी क्षेत्र को भारत में, यदि भारत सरकार किसी क्षेत्र को भारत में मिला लेती है, तो वहां के नागरिक स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, वहां के नागरिक स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, वहां के नागरिक स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे, है ना। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, वहां के जो नागरिक होंगे वो स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे। कोई भी क्षेत्र यदि भारत सरकार मिला लेगी तो वहां का नागरिक अपने आप, उसको कोई लीगल डॉक्यूमेंट या कोई प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है, वो स्वतः भारत का नागरिक हो जाएगा अपने आप, है ना, क्लियर है। तो अपने आप जो है क्या हो जाएगा, इंडियन सिटीजनशिप उसको मिल जाएगा, अपने आप भारत का नागरिक हो जाएगा, है ना। तो अगर क्षेत्र समाविष्टि होगा, तो अगर क्षेत्र को ऑक्युपाई किया जाएगा तो, क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जन्म के द्वारा नागरिकता मिलता है, वंश के द्वारा मिलता है, पंजीकरण के द्वारा, प्रकृतिकरण के द्वारा और क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा। ठीक है, अब इसी में आप देख रहे कि अभी जो एक विवाह हुआ है ना, कुछ दिन पहले, जो सानिया मिर्जा का विवाह ना, तो उससे बहुत से लोगों को तकलीफ भी होता है ना, कि भाई सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान में क्यों विवाह किया, है ना। अरे भाई विवाह का मसला है, इस बात से किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना। कारण यह है कि अब विवाह कौन किससे करेगा और किससे नहीं करेगा, ये उसका पर्सनल चॉइस का मैटर है ना, ये उसका व्यक्तिगत मामला है। ठीक है, अन्य मुद्दे पे हम विरोध या स्वीकार्यता कर सकते हैं, लेकिन इसका ये जो पर्सनल मैटर है, इस पर किसी प्रकार का कोई ये नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब है कि अब उनका जो बच्चा होगा वो कहां का नागरिक होगा, है ना, क्योंकि अब वो जो है वो तो भारत की है। आप ये, मैंने कल भी कुछ लोग कह रहे थे कि भाई विवाह कर लेने से नागरिकता खत्म नहीं होता है ना। अगर आप भारत के हैं और आप किसी और देश के नागरिक से विवाह कर लेते हैं तो इससे आपकी नागरिकता खत्म नहीं होती है ना। ऐसा हो सकता है कि वो अपने देश का नागरिक रहे, आप अपने देश का नागरिक रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में जो सानिया मिर्जा का विवाह हुआ है तो उन्होंने अपना नागरिकता भारत का नहीं छोड़ा है, वो भारत के ही नागरिक है, और उनके जो पति हैं वो अपने पाकिस्तान के नागरिक हैं, है ना। तो ऐसे में अगर इनका बच्चा होता है तो अब दोनों अपने हिसाब से राय करके किसी भी नागरिकता दिलवा सकते हैं, है ना। अगर ये चाहेंगे कि नहीं इनका बच्चा भारत का ही नागरिक हो, तो चूंकि मां भारत की है
तो वंश का मतलब अब माता पिता दोनों होता है ना, तो आधार पर मैं बच्चा को भी इंडिया का नागरिकता दिलवा सकती है। ठीक है, कि भाई हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा भारत का नागरिक बने, तो वो चाहेगी तो ये ऐसा कर सकती है। ठीक है, ऐसा भी होता है कभी कभी कि इंडियंस कपल्स है ना, भारतीय नागरिक हैं और ये मतलब अच्छा हेल्थ सर्विस के लिए चले गए कहीं बाहर, है ना, इटली चले गए या ब्रिटेन लंदन चले गए या अमेरिका चले गए और वहां पर उनका बच्चा हुआ, तो उस देश में भी कानून है कि भाई जन्म के आधार पर जो है वो हम नागरिकता ऑफर करेंगे। तो लेकिन वहां पर क्या होता है कि अगर भारतीय कपल है उनको वहां पर नहीं लेना है नागरिकता, तो वो अपना बच्चा को अपना, चूंकि भारत का नागरिक है तो उसके बेसिस पर भारत की नागरिकता वो लोग लेते हैं और कहते हैं कि भाई हमको दूसरे देश का नागरिकता एक्सेप्ट नहीं करना है। लेकिन यह विकल्प लगभग देशों में होता है कि जन्म के आधार पर नागरिकता वो ऑफर करता है। ठीक है, तो यहां पर यह चीज को आपको ध्यान रखना है कि इन 5 स्थितियों में क्या होता है, तो नागरिकता दी जाती है। ठीक है, इन 5 स्थितियों में नागरिकता मिलता है, जन्म, वंश, पंजीकरण, प्रकटीकरण और क्षेत्र समाविष्टि। ठीक है, तो यहां पर जो है सो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अभी 3 स्थिति में नागरिकता समाप्त भी हो जाता है ना, इन 3 सिचुएशन में नागरिकता समाप्त भी हो जाता है। ठीक है, तो पहला है समाप्ति, दूसरा है वंचित और तीसरा है त्याग, है ना। तो अब देखिए कि समाप्ति कैसे होता है, तो लिखेंगे नागरिकता समाप्ति का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप रिमूवल, नागरिकता समाप्ति के प्रावधान। ठीक है, नागरिकता समाप्ति के प्रावधान। तो नागरिकता समाप्ति के एक प्रावधान में पहला क्या है, तो समाप्ति ही। तो देखिए नागरिकता समाप्त कैसे होगा, तो नागरिकता समाप्त तब होगा किसी का भी जब वो क्या करेगा, तो कुछ जैसे कि आर्टिकल 10 में हमने पढ़ा था कि दुर्व्यवहार कर दिया, मिसबिहेव कर दिया, है ना, कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे भारत की प्रतिष्ठा को हानि हो गई, भारत का जो इमेज है वो खराब हुआ, है ना, या फिर भारत की सिक्योरिटी को खतरा पहुंचा, भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचा, तो ऐसा अगर कोई स्थिति बनता है तो उस समय नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। नागरिकता जब किसी का यहां पे समाप्त किया जाएगा तो अब ऐसा नहीं होगा कि वो जो है सो मतलब उसको भगा दिया जाएगा दूसरा देश में, नहीं, वो रहेगा इंडिया में ही, लेकिन इंडिया के नागरिकों को जो नागरिकता के वजह से जो अधिकार मिलता है वो सारा अधिकार उसका छीन लिया जाएगा। अब वो ना वोट दे पाएगा, ना उसका आधार कार्ड बनेगा, ना वो गवर्नमेंट सर्विस का लाभ ले पाएगा, है ना उसको फ्री में अनाज मिल पाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सरकार जो भी चीज अपने नागरिकों को देती है वो सब चीज से उसको वंचित कर दिया जाएगा, लेकिन रहेगा यहां पर, उसका जीवन का अधिकार नहीं छीना जाएगा, रहेगा यहां पर, लेकिन नागरिक होने के नाते जो अधिकार मिलना चाहिए वो सारा अधिकार उसका छीन लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में भारत सरकार जो है वो नागरिकता समाप्त कर सकती है, हालांकि ये काम करने का अधिकार संसद के पास है। ठीक है, तो लिख लेंगे समाप्ति, तो लिखेंगे कि दुर्व्यवहार के आधार पर, यानी कि मिसबिहेव के आधार पर नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो किस बेसिस पर, दुर्व्यवहार की स्थिति में ना, मिसबिहेव की स्थिति में। तो मिसबिहेव में भारत के इमेज को खराब करना या फिर भारत की सुरक्षा के साथ समझौता करना, है ना, भारत का युद्ध चल रहा है और उसके समय में आप जा करके किसी से भारत के बारे में मैसेज लीक कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, भारत की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। तो भारत की सिक्योरिटी को अगर खतरा में डाला जाएगा तो ऐसी स्थिति में नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, तो वंचित किया जा सकता है ना, वंचित, डिप्राइड। ठीक है, तो वंचित किया जा सकता है। वंचित कैसे किया जाएगा भाई, तो वंचित ऐसे किया जा सकता है कि आप मान लीजिए कि ऐसा कोई काम किए, जैसे कि मान लीजिए कि आपको पंजीकरण के आधार पर, अच्छा प्रकृतिकरण के आधार पर ना, आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन, इसके बेसिस पर आपको नागरिकता दिया गया है। ठीक है, नागरिकता आपको मिल गया,
बाद में पता चलता है कि नागरिकता जो आपको दिया गया है और उसके लिए जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, जो सूचनाएं दी थी, उसमें आपने गलत सूचना दिया था। यह बाद में सरकार को मालूम चलता है, ठीक है, कि आप जो है सो गलत सूचना देकर के भारत का नागरिकता ले लिए हैं। तो गलत इंफॉर्मेशन देकर के यदि भारत का नागरिकता आपने लिया है तो ऐसी स्थिति में आपको फिर से नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, है ना। अगर आप पंजीकरण या प्रकृतिकरण के तहत आप नागरिकता लिए हैं और बाद में मालूम चलता है कि आपने जलसाजी किया है, आपने सरकार को गलत सूचना दिया था, जबकि जो सूचना है ही नहीं आपके पास, एलिजिबिलिटी ही नहीं है लेने का, गलत तरीके से सरकार को आपने भटका करके नागरिकता तो ले लिया, लेकिन जब भी सरकार को यह मालूम चलेगा तो सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर देगी ना। तो इसमें लिख लेंगे कि पंजीकरण अथवा प्रकृतिकरण, पंजीकरण अथवा प्रकृतिकरण ठीक है। पंजीकरण अथवा प्रकृतिकरण के आधार पर यदि कोई गलत सूचना देकर नागरिकता प्राप्त करता है तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें तो मतलब मिस इंफॉर्मेशन देकर के नागरिकता लिया तो उसको नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, नागरिकता उसकी छीन ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद है त्याग, है ना, त्याग, रिजाइन। तो त्याग का क्या मतलब है? त्याग का मतलब यह है कि छोड़ देना, है ना। मतलब कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसी समय जा करके दूसरा देश का नागरिकता ले लिया, तो जैसे ही दूसरा देश का नागरिकता ले लेगा वैसे ही क्या हो जाएगा कि जैसे ही दूसरा देश का नागरिकता लेगा, कौन है जी? क्या तो जा था वहीं पर छोड़ के नहीं जाते? कहां पे बैठे थे यार? कोचिंग में टाइम लग जाएगा। क्लास करते हैं आप यहाँ पर? है यहाँ क्लास करते हैं तो क्लास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है? अच्छा जाइए, तो जहां था वहीं पर सामान रख देते। यहाँ थोड़ी ना कोई किसी का सामान लेके भागेगा क्या जी? सब विद्यार्थी है, है? हेलमेट गायब हो गया? हाँ हो, तो कोई होगा पिया, उसको गायब नहीं बोलते हैं, जिसको आवश्यकता होगा वो ले गया होगा, एक्सचेंज हो गया, तब इसको चोरी तो ना बोलेंगे। हाँ, हो सकता है अपना बढ़िया लगा होगा तो अपना ले लिया। चलिए, त्याग का मतलब ही है कि अगर कोई व्यक्ति अपना देश का नागरिकता, मतलब भारत का नागरिक है, दूसरा देश का नागरिकता ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको इस देश में नहीं रहना है, तभी तो आप दूसरा देश का नागरिकता ले रहे हैं। तो जैसे ही आप दूसरा किसी देश का नागरिकता लीजिएगा, ऑटोमेटिकली भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा, और उसी को माना जाएगा त्याग, रिजाइन, कि आपने भारत की नागरिकता से रिजाइन कर दिया, है ना। तो क्या जी, ये सब पता चल जाता है जैसे ही आप जाएंगे ना। पहला बात तो अगर विदेश कहीं जाइएगा तो आपको पता हो ना हो, आपके घर के आदमी को पता ना हो, भारत सरकार को पता रहेगा, क्योंकि पहला बात तो पासपोर्ट देगी नहीं तो आप जाइएगा नहीं। ठीक है, इसके लिए एम्बेसी, जो भारत की एम्बेसी है, एम्बेसी में सबको इंफॉर्मेशन होता है ना, कि कितना लोग किस देश में भारत के रह रहे हैं, एम्बेसी को इसके बारे में पूरी सूचना रहती है। आज जब कोई देश आपको नागरिकता देगा तो भी आपके बारे में चेक करेगा, जानेगा, आपके बारे में एविडेंस कलेक्ट करेगा आपके एम्बेसी से, है ना।
तो आपको पता होना हो, एम्बेसी को पूरा पता रहता है ना, और एम्बेसी के माध्यम से गवर्नमेंट को पता चलता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश से कोई संबंध आपका नहीं रहा, तो जैसे ही किसी दूसरे देश का नागरिकता आप लेते हैं, भारत की नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी। तो उसमें यही माना जाता है कि सामने वाला आदमी ने क्या कर दिया, त्याग दिया, है ना, भारत की नागरिकता को क्या कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया। क्या देखिए, नेपाल जो है, नेपाल के साथ हमारा संबंध जो है वो सांस्कृतिक संबंध है ना। नेपाल में नागरिकता नहीं, नेपाल में लोग जमीनों लिया हुआ है ना, घरों बनाया हुआ है, ठीक है। तो नेपाल सांस्कृतिक तौर पे भारत के साथ जुड़ा हुआ है। नेपाल जाने के लिए आपको वीजों का काम नहीं है, पासपोर्ट का काम नहीं है, कहीं टहलते हुए नेपाल चल जाइएगा, ठीक है, कोई आपको नहीं रोकेगा। तो नेपाल के साथ हमारी कल्चरल इंटीग्रिटी है, नेपाल के साथ जो है हमारी सांस्कृतिक एकता है, इसलिए ये सब नियम कानून उसके ऊपर लागू नहीं होता है, ठीक है। श्रीरंगपत्तनम जो है, या जो आप नेपाल देख रहे हैं, यह माना जाता है कि अशोक के द्वारा बसाया गया शहर था, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री में, कि अशोक ने उसको स्थापित किया था। तो इसके वजह से भारत के साथ उसकी सांस्कृतिक जो है वो एकता है। तो इसलिए नेपाल के साथ हमारा कोई भी जो विदेशी देशों के साथ व्यवहार होता है वैसा व्यवहार नहीं रहता है, ठीक है, सांस्कृतिक एकता के वजह से। तो यहां पर जो है, अगर उसके अलावे अगर आप कोई अगर पाकिस्तान, ब्रिटेन या अमेरिका कोई देश का अगर नागरिकता लेते हैं, तो एट द सेम टाइम आपको भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, है ना। तो त्याग वाला लिख लेंगे कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, ठीक है। ओके, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहां पर इसमें कोई दिक्कत है ना। तो देखिए, तो ये सब तो ये कानून था, ठीक है, लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारा चीज जो है वो नागरिकता के प्रावधान के संबंध में जुड़ा हुआ है ना, नागरिकता के प्रोविजन के संबंध में जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये सब लिख चुके हैं, सबका काम खत्म हुआ, ठीक है। अब देखिए, कुछ और चीज होता है, जैसे कि एनआरआई। एनआरआई का नाम सुने होंगे आप लोग, एनपीआर नाम सुने हैं, सेंसस, एनआरसी, है ना। हाँ चलिए, CAA 2019, तो सबका नाम सुने होंगे। क्या होता है एनआरआई जी? अर्ध भारतीय, आधा इंडियन आधा कहीं और का, हाँ? देखिए, एनआरआई जो है ना, एंग्लो इंडियन है, हाँ, नॉन रेसिडेंट इंडियन, है ना। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब कि है वो भारत का ही, लेकिन भारत में नहीं रहता है, या तो कमाने के लिए, या पढ़ने के लिए, या हेल्थ सर्विस के लिए, या किसी भी अन्य काम के लिए वो विदेश में जाकर के रह रहा है 6 महीना से ज्यादा, 6 महीना से ज्यादा। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी पर्पज से जाकर के विदेश में रहता है तो उसको कहते हैं एनआरआई, है ना। तो हम लोग के यहां तो बहुते लोग एनआरआई रहता है जी, है ना। हम लोग के यहां मतलब कि हमारे बिहार में, अब बिहार में खास करके एक जो डिस्ट्रिक्ट है सिवान, है ना, तो सिवान जो डिस्ट्रिक्ट है,
यहां से मैक्सिमम लोग जो है वो अरेबियन कंट्री, गल्फ कंट्री में जाते हैं, है ना। अब भारत में सबसे ज्यादा केरला से लोग जाते हैं, ठीक है, विदेश। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भी लोग हैं जो हैं भारत के नागरिक लेकिन जा करके विदेश में कमाते हैं, है ना। आई तो इतना फेमस चीज है कि इस पर तो बहुत सारा गीतों सब आयल है जी, सुने कि नहीं आप लोग? हैं? नहीं सुने हैं? सुने होंगे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे आप लोग, हैं? सुने होंगे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे। अब पढ़ लिए तब कनेक्ट हो जाएगा गनवा, है ना, है ना। वो भोजपुरी का गीत था कि अब उसका हमें भोजपुरी वर्जन तो नहीं बता सकता हूं, हिंदी वर्जन बताता हूं, भोजपुरी आप लोग कनेक्ट कर लेंगे कि किसके लिए करे परब हमारे जो वो हैं वो अरब में है। आया था ना ये गीत? आया था ना। तो ये जो है कि भाई अब हम किसके लिए करें भाई, हमारे जो मतलब डैश डैश हैं वो यहाँ पे है नहीं, है ना, तो वो कहीं और है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप विदेश में हैं, फॉरेन कंट्रीज में हैं, वहां पर आप अर्न कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एनआरआई, है ना। तो नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो किसी कारण से विदेश में रह रहा है, ठीक है। दूसरा होता है एनपीआर, है ना। ये क्या है? तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, है ना। इसमें क्या होता है? तो भारत में जितने लोग रह रहे हैं एक टाइम पर, भारत के नागरिक या भारत में रहने वाले विदेशी, उन सब का कैलकुलेशन होता है कि वो लोग कितना है और कितना कहां कहां पर रह रहा है। सेंसस को हिंदी में कहते हैं जनगणना, है ना, जो प्रत्येक 10 साल पर किया जाता है, जिससे पता चलता है कि भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत के नागरिक कितने हैं। और ये होता है एनआरसी, है ना। तो ये एनआरसी जो है ना, तो ये एनआरसी क्या है? तो एनआरसी जो है इसको बोलते हैं कि भाई इसमें क्या होता है कि अगर कोई आदमी भारत का नागरिक है ना, तो क्या करेगा? उसके पास प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। बहुत सारे लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, देशों से हम लोग के देश में आ गया, ठीक है, यहां पर रह रहा है बहुत दिन से, लेकिन उसके पास जो है ना डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो वही जांच करने के लिए कि वो बताए कि वो भारत का है तो कुछ प्रूफ दे। अगर प्रूफ होगा तो उसको भारत का नागरिकता दे देंगे, अगर प्रूफ नहीं होगा तो फिर जिस देश से आया उसको उसी देश भेज दिया जाएगा। इसलिए एनआरसी बहुत विवादित मुद्दा रहता है, एनआरसी में बहुत विवाद होते रहता है। ये सीए 2019 सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया, है ना। लेकिन इसमें इस्लाम को शामिल नहीं किया गया, है ना, इस्लाम धर्म को शामिल नहीं किया गया। इस वजह से बहुत विवाद हो गया इस पे, ठीक है। तो इन सभी चीजों में क्या विवाद है, किस प्रकार से, और ये सब चीज का क्या इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ कार्ड भी बनता है ना, ओसीआई कार्ड बनता है, पीआईओ कार्ड बनता है। तो ये सब कार्ड का क्या मतलब है और इस सब चीज का एक्चुअल मीनिंग क्या है और इंडिया को क्या लाभ है, क्या हानि है, इन सभी चीजों को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। यहां तक मेरे को दिक्कत, कोई समस्या? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।